Hello, 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 hello. Am I again clearly audible and visible to all of you? क्या मेरी आवाज़ दोबारा से आप सभी लोगों को सुनाई दे रही है और प्यारी सी दिखाई दे रही है? तो जल्दी जल्दी से बता दीजिए। बता दीजिए क्योंकि आज हम लोग दोबारा से करने जा रहे हैं एक और नया वंडरफुल सा सेशन। ठीक है, तो हेलो क्लास, तो कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का एक और नई लाइव क्लास में, जहां पर आज हम लोग करने जा रहे हैं आपकी क्लास 10th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो बहुत ज़्यादा मेहनत की इस चैप्टर के लिए, बहुत बार बार अटैम्प्ट किया इसको पढ़ाने के लिए, लेकिन हमें कहीं ना कहीं कोई दिक्कत हो रही थी। तो अब हम लोग पूरी तैयारी के साथ इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आ गए हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर को आज बहुत ही ज़्यादा हद तक पढ़ लेंगे। इसका ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट आज मैं सोच रहा हूँ मैं कवर कर लूँ। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर को शुरू करते हैं, ठीक है? तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या देखते हैं, रुक जाओ, हाँ, इस चैप्टर के अंदर हम देखते हैं कि इस चैप्टर का नाम क्या है। इस चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। मैंने आपसे कहा है कि जब भी शादी देखने जाना या जब भी बातचीत करने जाना तो नौकरी चाहे बाद में पूछ लेना, लेकिन उसका नाम ज़रूर पूछ लेना। यानी किसी भी चीज़ को अगर पढ़िए तो उसके नाम के अंदर ज़रूर घुस जाइएगा, ठीक है? तो अगर कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो तो उसके नाम के अंदर ज़रूर तुमको घुस जाना है, उसका नाम तुमको एकदम अंदर तक समझ लेना है। तो उसी तरह से आप इस चैप्टर को ही एक दुल्हन की तरह पढ़ने जा रहे हैं, तो इसके नाम को भी एक दुल्हन की तरह पूछ लीजिए। तो ये जब मैंने इससे इसका नाम पूछा तो इसने कहा कि भैया भैया मेरा नाम है कार्बन और इट्स कंपाउंड। तब जब मैंने इसका नाम पूछा तब इसके नाम से मुझे दो चीज़ें मिली। क्या मिली? एक तो मुझे पता चला कि इसका जो नाम है उसमें दो नाम हैं, एक तो है कार्बन और एक क्या है, एक है इसके नाम के अंदर दो वर्ड हैं, एक है कार्बन और एक है कंपाउंड, एक है कंपाउंड। तो यानी इसने जब मुझे अपना नाम बताया तब मैंने कहा कि इसके नाम में इसका नाम क्या है, सरनेम क्या है। तो इसके नाम के अंदर इसका नाम है कार्बन और सरनेम है इट्स कंपाउंड। तो इसका नाम दो शब्दों से मिलकर बना है, एक से शब्द है कार्बन और एक शब्द है इट्स कंपाउंड, ठीक है? तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे क्या कहता है? आगे हम ये कह सकते हैं कि इसका मतलब इस चैप्टर के अंदर हम लोग दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। एक हम लोग पढ़ेंगे कार्बन के बारे में कि कार्बन क्या होता है, और ये भी जानेंगे कि आखिर कार्बन ने ऐसी क्या गलती की, आखिर कार्बन की में ऐसी क्या विशेषताएं हैं जिसके कारण हमें कार्बन को पूरे के पूरे चैप्टर के रूप में पढ़ना पड़ता है ना? क्योंकि आपका सोडियम भी एक एलिमेंट ही है, आपका क्लोरीन भी एक एलिमेंट ही है, लेकिन आप क्लोरीन के नाम का कोई चैप्टर नहीं पढ़ते, सोडियम के नाम का कोई चैप्टर नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि ये दोनों जो हैं ये सिंपली अपना देने लेने का काम करते हैं। अगर इनको ज़रूरत हुई तो इलेक्ट्रॉन दे देंगे, ज़रूरत हुई तो इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। लेकिन कार्बन ने कोई एक विशेष काम किया है, इसीलिए इसको शाबाशी मिलती है और इसीलिए इसको क्लास 10th के चैप्टर्स में पढ़ाया जाता है। और जब कार्बन इतना अच्छा काम करता है तो इस कार्बन के अंदर कुछ इसके कंपाउंड भी बनते हैं, तो उन कंपाउंड्स के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन इस चैप्टर में ये है कि आखिरकार ज़रूरत ही क्या है इस चैप्टर को पढ़ने की। जैसे हम हर चीज़ों को अपने रियल लाइफ पर देख कर चलते हैं, तो वैसे ही अगर कार्बन के कंपाउंड को भी अपने रियल लाइफ में देखें तब हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि हमारे आसपास 1 मिलियन से भी ज़्यादा, है ना, कितने, 1 मिलियन से भी ज़्यादा कार्बन के कंपाउंड हैं। यानी यानी हमारे आसपास की लगभग हर चीज़ किससे बनी हुई है? वो बनी हुई है कार्बन के कंपाउंड्स से। आपको ऊपर इमेजेस में भी दिखाया गया है कि आपका जो कोल है, चारकोल, आपका कोल है, ग्रेफाइट है, हीरा है, मतलब इसमें कई सारी चीज़ें जो हैं
वो कार्बन के कंपाउंड से बनी हुई है। दुनिया में 1 मिलियन से ज़्यादा चीज़ें किससे बनी हुई हैं? कार्बन कंपाउंड से बनी हुई हैं। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि दुनिया में 1 मिलियन से ज़्यादा कार्बन के कंपाउंड्स हैं। ठीक है, तो हमने क्या जाना? हमने जाना कि दुनिया में 1 मिलियन कार्बन के कंपाउंड हैं, 1 मिलियन से ज़्यादा। तो अब अगर हम लोग बात करें कार्बन की, है ना, क्योंकि ये तो मैंने आपको बता दिया कि हम लोग पढ़ते क्यों हैं। अब हम लोग जानेंगे कि आखिर ये कार्बन क्या है। तो कार्बन क्या है? कार्बन भैया एक एलिमेंट है। कार्बन एक एलिमेंट है। जैसे हम लोग सभी एलिमेंट्स को पढ़ते हैं, वैसे ही कार्बन भी भोला भाला सा एक एलिमेंट था। लेकिन इसने कोई एक गलती कर दी, इसके साथ कुछ ऐसा कुछ घट गया जिसके कारण आपको इसे एक चैप्टर के रूप में पढ़ना पड़ा। तो कार्बन के लिए हम सबसे पहले क्या कहेंगे? कार्बन एक एलिमेंट है। तो आपको पता है कि कोई भी एलिमेंट हो तो वो उसके अंदर क्या होता है? एटम होता है। और उस एटम के बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। और उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भरे होते हैं। और ये प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, ये प्रोटॉन्स के नंबर कितने हैं, ये हमें कौन बताता है? ये हमें बताता है उसका एटॉमिक नंबर। यानी अगर किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर x है, तब हम क्या कह सकते हैं? तब हम लोग कह सकते हैं कि हाँ जी, इसका एटॉमिक नंबर x है। इसीलिए मैं खुशी खुशी कह सकता हूँ कि इसके अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन कितने होंगे? नंबर ऑफ़ प्रोटॉन भी इसके अंदर 6 ही होंगे। तो अब बात कर लेते हैं अपने कार्बन की। तो हमारे कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। तो इससे आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं? इससे आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इन कार्बन इज़ 6। नंबर ऑफ प्रोटॉन इन कार्बन इज़ 6। यानी कार्बन का जो एटम है उसके न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है वो कितना है? वो 6 है। तो हमने क्या जाना? हमने ये जाना कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इसीलिए उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स का नंबर भी 6 है। क्या ऐसा कार्बन के साथ है? नहीं, सभी के सभी एलिमेंट के साथ ऐसा होता है कि जो उनका एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन रहते हैं। ठीक है, अब दूसरा कॉन्सेप्ट आता है मास नंबर का। यानी ये है कि उसमें जब आप प्रोटॉन को भी जोड़ देंगे और प्रोटॉन का मास जोड़ देंगे और न्यूट्रॉन का मास जोड़ देंगे। प्रोटॉन का मास जोड़ दिया जी मैंने, और भैया मैंने न्यूट्रॉन का मास जोड़ दिया, तब मैं खुशी खुशी कह पाऊँगा कि मैंने क्या कर दिया है? मैंने उसका मास नंबर निकाल दिया है। क्योंकि किसी भी एटम का जो मोस्ट वेट होता है वो कितना होता है? वो मतलब कौन लिए रहता है? वो आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही लिए रहते हैं। इलेक्ट्रॉन बहुत नेग्लिजिबल वेट के होते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोग क्लास 9th में पढ़ते हैं। तो हमारे कार्बन का मास नंबर कितना है? कार्बन का मास नंबर है 12। ठीक है, तो हमने इस स्लाइड में क्या जाना? हमने जाना कि हर एलिमेंट के न्यूक्लियस में प्रोटॉन के जितने नंबर होते हैं वो हमें उस एलिमेंट के वो एटॉमिक नंबर से पता चलता है। और हमारे कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमारे कार्बन के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 6 हैं। उसके बाद हमने जाना मास की कहानी, जिसमें हमने ये जाना कि कार्बन का मास नंबर कितना है? कार्बन का मास नंबर है 12। आगे बात आती है इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के नंबर किस तरह से डिवाइडेड हैं। तो हमको ये पता है कि एटॉमिक नंबर इसका 6 है। और मैंने अभी आपको बताया कि एटॉमिक नंबर का मतलब ही क्या होता है? एटॉमिक नंबर का मतलब ही होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम। यानी किसी एटम के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने प्रेजेंट हैं उसको आप लोग उसका एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो चूँकि एटॉमिक नंबर 6 है, इसीलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 6 हैं। और कार्बन के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 6 ही हैं। यानी कार्बन के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 6 हैं। अब आप कहेंगे कि हम मुझको नहीं भरोसा, मुझे गिन के बताओ, मुझे ले चलो कार्बन के उस एटम के अंदर और दिखाओ आखिर किस तरह से ये बटा हुआ है। तो मैं आपको ले आया हूँ कार्बन के एटम के अंदर। तो कार्बन के एक एटम की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है? एटॉमिक नंबर है 6। यहाँ पर आपको दिखा भी रखा है कि C से रिप्रेजेंट करेंगे, नाम है इसका कार्बन। कार्बन के अंदर क्या है?
कार्बन का प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं इसमें 6 हैं, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी इसके अंदर 6 हैं, ठीक है। लेकिन अब मुझे इलेक्ट्रॉन गिनकर बताओ, तो इलेक्ट्रॉन आपको गिनना है, गिन लीजिए। एक इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पर देखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन आप लोग यहाँ पर देखते हैं 2, एक इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पर देखते हैं, कहते हैं कि ये है तीसरा इलेक्ट्रॉन, एक ये रहा आपका चौथा, ये रहा आपका पाँचवा और ये रहा आपका छठा। तो यहाँ से आप लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि आपके एटम के अंदर क्या है, कार्बन के एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 हैं। मैंने आपको गिना कर भी बता दिया। अब आगे आता है बात किसकी, आगे बात आती है कि आखिरकार मास नंबर को निकाला कैसे जाए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को कैसे निकाला जाए, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का फार्मूला क्या होता है, ये होता है फार्मूला कि अगर आपको किसी एलिमेंट का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है तब आप क्या करेंगे, तब आप उसके मास नंबर में से उसके एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो मास नंबर कार्बन का कितना है, मास नंबर है कार्बन का 12, मैंने आपको बता दिया है। एटॉमिक नंबर भी चिल्ला कर बता ही रहा हूँ कि वो भी 6 है, और एटॉमिक नंबर 6 है, इसीलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 6 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 6 हैं। अब 12 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 आएगा, इसीलिए आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी कितने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी इसके अंदर 6 हैं, ठीक है। अब ये न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं, तो न्यूट्रॉन भी हर एटम के न्यूक्लियस के अंदर ही होते हैं। ये क्या है, ये इसका क्या है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है। अब मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर होगा कि ये क्या है, इसका न्यूक्लियस है। अब बात कर लेते हैं कि हम यहाँ पर क्या देखते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं कि इसमें एटम के अंदर आप देखते हैं कि पहले में 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं और दूसरे में 4 इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं। तो ऐसा एक्चुअल में होता क्यों है, इसके बारे में अब हम जान लेते हैं। तो इसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा किसके बारे में, इसके लिए हमको जानना पड़ेगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम की दुनिया में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम की दुनिया में। तो हम लोग पढ़ लेते हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हम लोग पढ़ लेते हैं क्लास 9th का, ये आपका चैप्टर नंबर 4 है केमिस्ट्री का, जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। यानी एटम का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, यानी जिस एटम को हम लोग देख नहीं सकते, आखिरकार उस एटम को देखेंगे कैसे, वो एटम देखने में कैसे लगता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर हम क्या कह सकते हैं, इसके अंदर पहला चीज़ जो हमको पढ़ना है वो क्या है, वो बेसिकली आपके एटम का स्ट्रक्चर ही है। तो हम देखते हैं कि आपका जो एटम है वो क्या करता है, एटम कुछ इस शेप का रहता है और इसके बाहर ऐसे ऐसे, मैंने इतनी बनाई है, ठीक है। अब आगे देख लीजिए, या फिर मैं इसको और बड़ा कर दूं अगर, तो ये देख लीजिए, फिर ये देख लीजिए और फिर ये देख लीजिए। अब इसके अंदर आप क्या देखते हैं, इसके अंदर आप देखते हैं कि बीच में एक छोटा गोला है, या फिर आपके हिसाब से मैं क्या कर देता हूँ, इसको भर भी देता हूँ। तो बीच में हम क्या देखते हैं जी, बीच में हम देखते हैं कि महाराज जी यहाँ पर तो बीच में एक भरा हुआ काला गोला है। तो ये जो भरा हुआ काला गोला है ये क्या है, ये इस एटम का न्यूक्लियस है। ये क्या है, ये इस एटम का न्यूक्लियस है। और हम देखते हैं इसके ऊपर चक्री नुमा कुछ आकृति बनी हुई है, इसके बाहर कुछ क्या बनी हुई है, शेल लाइक या ऑर्बिट लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो इसको आप लोग क्या कहते हैं, इसको आप लोग किसी भी एटम की ऑर्बिट या स्ट्रक्चर कहते हैं। ऑर्बिट स्ट्रक्चर कह रहा हूँ, सॉरी, ऑर्बिट या शेल कहते हैं। किसी भी एटम की ऑर्बिट या शेल कहलाती है ये इसके बाहर। अब इसका नामकरण कैसे करें सर जी, तो इसका नामकरण कुछ इस तरह से किया गया कि ये तो है आपका न्यूक्लियस, इसके अंदर क्या है, प्रोटॉन भर देंगे हम लोग, और इसके अंदर हम लोग प्रोटॉन भर देंगे और न्यूट्रॉन भर देंगे, ठीक है।
प्रोटॉन भर दिया गया और खुशी खुशी इसके अंदर न्यूट्रॉन भर दिया गया। अब बात बचा इलेक्ट्रॉन, कह रहा है कि जैसे आप लोग शादियां में जाते हैं तो कहते हैं भाई उनको उस वाली गाड़ी में बैठा दिया, उनको उस वाली गाड़ी में बैठा दिया, वो 4 व्हीलर से आएंगे, वो 2 व्हीलर से आएंगे, लेकिन मैं कैसे जाऊंगा। आप लोग पूछते हैं, आप लोग दादा लोगों से पूछते हैं कि अरे दादा आप तो 4 व्हीलर से जा रहे हैं, आप तो 2 व्हीलर से जा रहे हैं, तो मैं कैसे जाऊंगा। तब आपके पापा चिल्ला के कहते हैं कि पिकअप में भर के आ जाइए, ट्रक में भर के आ जाइए, है ना। तो वैसे ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को तो एटम अपने न्यूक्लियस की बाहों में जकड़ लेता है। फिर इलेक्ट्रॉन बेचारा कहता है कि मैं कहाँ आऊँगा भाई, मुझे भी कहीं सेट कर दो। तब इसको सेट करने के लिए एटम क्या कहता है कि आजा तू मेरी शेल में लग जा। तो शेल का हम लोग क्या करते हैं, नामकरण करते हैं। तो जो शेल है इनको डिनोट किससे किया जाता है, इनको डिनोट किया जाता है एन से, ये आपको जान लेना है, ठीक है। अब इसका नाम कैसे करते हैं, तो न्यूक्लियस के जो सबसे पास में क्या रहता है, ऑर्बिट रहती है, इसको आप लोग के शेल कहते हैं या की ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है। इसको आप लोग के शेल कहते हैं या की ऑर्बिट कहते हैं। इसके बाहर जो होती है उसको आप लोग के के बाद एल आता है तो एल नाम रख दीजिए, के के बाद एल रख दीजिए। इसके बाहर भी अगर कोई चक्री बना देता तो वो के के बाद एल हो जा, फिर एम हो जाती, फिर एन हो जाती, फिर ओ हो जाती। तो इस तरह से स्ट्रक्चर का जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ती रहती है वैसे वैसे आप लोग क्या करते हैं, वैसे वैसे आप उसका नाम के एल एम एन ओ पी करके चले जाते हैं, ठीक है। अब बारी आती है किसकी, अब बारी आती है कि हमको इसका पूरा स्ट्रक्चर पता चल गया, हमको ये भी पता चल गया कि इसकी सेल के क्या नाम है, हमको ये भी पता चल गया कि इनकी सेल को किस चीज़ से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये तो आपको पता ही है कि ये पहली सेल है, ये दूसरी, ये पहली सेल है, ये आपकी दूसरी सेल है, ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही है, ठीक है। अब आपको क्या जानना है, अब आपको जानना है कि ये जो इलेक्ट्रॉन रोड पर खड़े हैं इनको गाड़ी में बैठाएंगे कैसे, यानी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे किसी भी इलेक्ट्रॉन की, यानी किसी भी एटम में जो आपको कॉन्फ़िगरेशन दिखती है वो आखिरकार कॉन्फ़िगरेशन की कैसे रहती है, यानी आप किसी भी एटम में उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाएंगे, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरेंगे कैसे, ठीक है। तो इसके लिए और ज़्यादा समस्या हुई तो समस्या से ही समाधान निकलता है। तो समाधान के रूप में एक फॉर्मूला लाया गया, क्या फॉर्मूला था 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर। और जहाँ पर n क्या था, 2n स्क्वायर क्या है, फॉर्मूला है किसके लिए, किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन को भरने का फॉर्मूला है 2n स्क्वायर। जहाँ पर n क्या है, जहाँ पर n है आपका नंबर ऑफ ऑर्बिट या नंबर ऑफ शेल, यानी नंबर ऑफ शेल या नंबर ऑफ ऑर्बिट को ही आप लोग क्या कहते हैं, उसका n कहते हैं, मैंने आपको बता रखा है। तो इसी आधार पर इसी फॉर्मूले के यूज़ कर हमने क्या किया, हमने ये पता लगाया कि आखिरकार एक गाड़ी में कितने लोग बैठ सकते हैं, यानी एक ऑर्बिट की कितने इलेक्ट्रॉन रखने की औकात है, उसकी कितनी हैसियत है, यानी औकात निकालने के लिए हमने क्या किया, हमने ये फार्मूला यूज़ किया 2n का स्क्वायर, ये वाला फार्मूला यूज़ किया। तो इस फार्मूले को हम लोग भी यूज़ कर लेते हैं, जैसे साइंटिस्ट ने यूज़ किया तो हमारे लिए सिलेबस बढ़ाया, वैसे हम लोग इसका यूज़ करते हैं और अपने सिलेबस को आसान करते हैं। तो 2n स्क्वायर फार्मूले का यूज़ कर हम लोग हर कंडीशन में लेते हैं। पहली कंडीशन है जहाँ पर n बराबर 1 है, यानी k सेल की बात हो रही है, यहाँ पर k वाले ऑर्बिट की बात हो रही है। तो जब n बराबर 1 है तब हम लोग क्या करेंगे, n बराबर 1 में जब इस फार्मूले को यूज़ करेंगे तब ये हो जाएगा 2 और ब्रैकेट में n स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कर देंगे भैया, हम तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, 1 का स्क्वायर। और जब अगर हल्की भी मैथ आती थी तो हमने इसको क्या किया, हमने इसको सॉल्व कर दिया फर्दर, और फिर हमको क्या मिला, हमको मिला 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और फिर हमको मिल गया कि भैया हमारा आंसर तो 2 आ रहा है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम आउटर मोस्ट सेल में कितने, आउटर मोस्ट मतलब इनर मोस्ट सेल यानी के सेल में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। मैंने कहा हाँ, इनर मोस्ट सेल में आप लोग 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं।
अब आपने क्या किया, अब आपने n बराबर 2 पुट कर देखा, तो जब आपने n इक्वल टू 2 पुट किया तब क्या हुआ, तब भी आप लोगों ने इसी फार्मूले का यूज़ किया और किया 2 ब्रैकेट में 2 का स्क्वायर कर दिया, तो 2 का स्क्वायर करने पर ये हो गया 2 × 4 जो कि बराबर होता है 8 के। तब आपको और ज़्यादा ताज्जुब हुआ और आपने कहा कि इसका मतलब अब मैं कह सकता हूँ कि सब इस वाली L वाली सेल के अंदर मैं 8 इलेक्ट्रॉन को भर सकता हूँ। मैंने कहा कि बिल्कुल सही समझ गए आप लोग, इसके अंदर आप लोग 8 इलेक्ट्रॉन ही भर सकते हैं। तो एक कितने आप लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और आप लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से इसके L सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारी इलेक्ट्रॉन भरने की कहानी ख़त्म हो गई कि आखिरकार हम लोग आइडियली किस फॉर्मूले का यूज़ कर कर किसी के अंदर भरते हैं। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है किसका, एक कॉन्सेप्ट आता है वैलेंसी का। तो किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको उसकी वैलेंसी कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं, ठीक है। तो वैलेंसी का क्या मतलब है, वैलेंसी का मतलब है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एनी एटम, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उसको आप लोग उसका वैलेंसी कहेंगे। तो अगर इस जो हमने एग्जांपल लिया है स्ट्रक्चर का, इसके अंदर देखें तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसकी वैलेंसी कितनी है, 8 है, ठीक है। इसकी वैलेंसी है 8। अब आगे क्या देखते हैं, अब आगे हम लोग देख लेते हैं कि हमारे कार्बन के साथ क्या कहानी चल रही है। तो हमको पता है कि कार्बन की क्या है, रुक जाओ इसको समय एक बार साफ़ सफाई कर दूं। तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं किसके बारे में, अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि आखिरकार हमारे कार्बन की क्या हालचाल चल रही है। तो अगर मैं बात करूं, ये कुछ गैप तो नहीं हो गया, नहीं हुआ। तो अब अगर मैं बात कर लूँ किसकी, अब अगर मैं बात कर लूँ कार्बन की, तब कार्बन के अंदर हम क्या देखते हैं, कार्बन के अंदर हम लोग देखते हैं कि बड़े भैया, कार्बन के अंदर हम लोग देखते हैं कि कार्बन की हम लोगों ने क्या पढ़ी है, कार्बन की हम लोगों ने पढ़ी है कि इसकी वैलेंसी कितनी है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है। यानी आपके पास 4 रुपये हैं और आप कह रहे हैं कि लो भैया इसको जो आपने अभी फार्मूला बताया उसी फार्मूले पे पुट कर लो इसी 6 रुपये को मेरे सेट कर दो मेरे एटम पर। तो हमने कहा लाइए भाई अपने पैसे, हम लोग आपके इस 6 पैसे को, इस 6 रुपये को हम लोग फार्मूले का यूज़ कर पुट कर देंगे। तो हमने इसके 6 रुपये लिए और यूज़ कर दिया 2n² के फार्मूले में। तो 2n² वाले इस फार्मूले की मदद से हमको ये पता है कि सबसे के सेल वाले में हम लोग कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तो हमने इससे क्या किए, हमने इससे 6 रुपये में से 2 रुपये कहाँ सेट कर दिए, 2 रुपये हमने सेट कर दिए यहाँ पर, 1 रुपये 2 रुपये, यानी 2 इलेक्ट्रॉन को हमने अंदर कर दिया। अब हमारे पास कितने रुपए बचे, अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, हमारे पास बचे 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन बचे। अब इन 4 इलेक्ट्रॉनों को हम लोग क्या करना है, हमने पता है कि इसके L सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन ही भरे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन को ही रख देंगे, बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन को ही रख देंगे, क्योंकि उससे ज़्यादा रखने की हमारी औकात नहीं है। और अगर सारे के सारे एटम को नहीं रखूँगा तो मुझे कार्बन गिरा के मारेगा। तो इसीलिए मैंने इन बचे हुए 4 एटम को भी इसके अंदर रख दिया। अब इससे हुआ क्या, अब इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि हमारा कार्बन का जो एटम है वो बैलेंस नहीं है, ठीक है। अभी मैंने 4 एटम इसके बाहर रख दिए, इसका मतलब हमारा कार्बन अब बैलेंस नहीं है। क्यों, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट सेल में स्टेबल नहीं है, बैलेंस नहीं है। तो अभी स्टेबल होने का मतलब, बैलेंस होने का मतलब, बैलेंस होने का मतलब, बैलेंस होने का मतलब है कि किसी भी एटम की सबसे बाहर रखने की जितनी औकात है, अगर वो उतना बाहर रख पा जाए तब आप लोग कहेंगे कि वो बैलेंस है। जैसे अगर किसी एटम की क्या है, किसी एटम की आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखने की औकात होती है, और अगर कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए जिसमें उस एटम की आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन बन जाए, 8 इलेक्ट्रॉन रह जाए,
तब आप लोग कहेंगे कि हाँ मेरा इसके बाहर 8 इलेक्ट्रॉन रह गया है, इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि जी हाँ ये क्या है, ये बैलेंस है, ये क्या है, बैलेंस है, ऐसा आप लोग कह सकते हैं। लेकिन हमारे कार्बन बेचारे के तो आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये क्या है, तो ये बैलेंस नहीं है। तो अब तक हमने जो पढ़ा है इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैं स्लाइड्स की मदद से आपको दिखा देता हूँ। हमने सबसे पहले पढ़ा कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या, तो आपको पता है कि सबसे अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके ऊपर K सेल, L सेल, M सेल और N सेल इस तरह से बढ़ते जाते हैं। आगे हम लोगों ने पढ़ा कि इसके अंदर भरते कैसे हैं, तो 2n² फार्मूले का यूज़ कर हम लोग K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L सेल में 8 और आगे भी फार्मूले का यूज़ कर हम लोग भरते चले जाते हैं। इसके बाद हम लोगों ने बात की किसकी, अपने कार्बन की, जिसमें हमने देखा कि हमारे कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं। इन 6 इलेक्ट्रॉन्स में से हम लोगों ने सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉनों को इसके अंदर भर दिया, और जब इसके अंदर हम लोगों ने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया तब हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन बचे। और आगे हम देखते हैं कि अब इसके बाहर वाले शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास हैं तो 4 ही, तो हम लोग बचे हुए 4 को भी इसके अंदर भर देंगे। तो इस तरह से हमारा क्या आ जाएगा, इस तरह से हमारा इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर आ जाएगा हमारे कार्बन के। और मैंने आपको जैसे बताया कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में जितने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसी को आप लोग क्या कहते हैं, उसी को आप लोग उसकी वैलेंसी कहते हैं। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, इसकी वैलेंसी 4 हो गई। ठीक है, अब आगे हमारे पास क्वेश्चन आता है कि क्या हमारा कार्बन स्टेबल है, तो मैंने आपको आंसर बताया कि नो, हमारा कार्बन स्टेबल नहीं है। लेकिन इसको जानने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि स्टेबल वर्ड का मतलब क्या है, आखिर ये स्टेबल क्या है। ठीक है, तो इसको हम लोग जान लेते हैं। तो स्टेबल होने का मतलब ये है कि अगर कोई एलिमेंट कंबाइन क्यों करता है, एलिमेंट कंबाइन इसलिए करता है क्योंकि वो क्या कर सके, क्योंकि वो खुद को स्टेबल कर सके। ठीक है, तो हमने क्या जाना, हमने जाना कि कार्बन हमारा स्टेबल नहीं है। तो और सब स्टेबल होने के लिए क्या करते हैं, और सब स्टेबल होने के लिए क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं एलिमेंट, जिससे वो कंपाउंड बना लें और ख़ुद को स्टेबल कर लें। जैसे हमारा जो सोडियम है N है, इसके पास क्या है, इस सोडियम Na के पास 1 इलेक्ट्रॉन, इस सोडियम Na के पास 1 इलेक्ट्रॉन क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इस 1 इलेक्ट्रॉन जो इसकी आउटर मोस्ट सेल में है उसको ये क्या करना चाहता है, या तो ये सोच रहा है कि मुझे किसी से 7 इलेक्ट्रॉन मिल जाएं, जिससे मैं 8 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या कर लूँ, 8 इलेक्ट्रॉन लेकर अपने आप को स्टेबल कर लूँ। और दूसरी तरफ है क्लोरीन चच्चा के पास कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन हैं इनके आउटर मोस्ट सेल में। तो ये सोच रहे हैं कि मुझे अगर किसी से 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तब मैं क्या कर लूँ, अगर मुझे किसी से 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तब मैं स्टेबल हो जाऊँ। और जब ये लोग जब ये लोग किसी दुकान पर घूम रहे थे तो अचानक इन्होंने, सोडियम ने क्लोरीन से कहा, यार ज़िंदगी ख़राब है, अगर 7 इलेक्ट्रॉन और मिल जाएं तब मैं स्टेबल हो जाऊं। और क्लोरीन ने कहा कि यार मेरी ज़िंदगी भी ख़राब है, अगर मुझे 1 इलेक्ट्रॉन बस मिल जाए तब मैं क्या कर लेता हूँ, तब मैं अपने आप स्टेबल हो जाऊँ। तब सोडियम ने कहा कि लाओ भाई फिर मुझे अपने 7 इलेक्ट्रॉन दे दो और हम कंपाउंड बना लें। लेकिन तब क्लोरीन ने कहा कि भाई मैं उल्लू तो हूँ नहीं कि मैं तुम्हें अपने 7 के 7 इलेक्ट्रॉन दे दूँ। तो क्यों तो भाई 7 इलेक्ट्रॉन देने से अच्छा है कि हम किसी का 1 इलेक्ट्रॉन ले लें। तो सोडियम कहता है ठीक है भाई ले लो 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन आपके सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है और इसी के फलस्वरूप क्या बनता है, इसी के फलस्वरूप बनता है आपका NaCl, आपका नमक। तो अब आप जब नमक खाने बैठना तब सोचना सोडियम और क्लोरीन की ये कहानी, तब आपको ये और अच्छे समझ में आएगा। तो इस एग्ज़ाम्पल से हम लोग क्या कह सकते हैं, इस एग्ज़ाम्पल से हम लोग कह सकते हैं कि चाहे जो एलिमेंट है वो क्या करना चाहता है, वो एलिमेंट कंबाइन करना चाहता है, जिससे वो क्या बना ले, कंबाइन होकर कंपाउंड बनाना चाहता है। किस लिए, जिससे वो स्टेबल हो जाए। चाहे आपका सोडियम हो, उसने भी क्लोरीन से कंबाइन कर कंपाउंड क्यों बनाया, क्योंकि वो स्टेबल होना चाहता था। तो अब क्या होगा, अब जब इन्होंने ऐसा कर लिया
तब सोडियम भी अपनी पत्नी से क्या कहेगा, सोडियम भी अपनी पत्नी से कहेगा कि मेरी एक बहुत बड़ी जगह नौकरी लगी है, NaCl नाम की कंपनी में मेरी नौकरी लगी है, जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर मेरे पास जो एक इलेक्ट्रॉन है ना, मेरे पास क्या है, मेरे पास जो एक इलेक्ट्रॉन है और मेरे भाई क्लोरीन के पास जो 7 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो मेरे भाई क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। हम दोनों ने दोस्ती कर ली और ये हम दोनों ने क्या किया, हम दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉनों को शेयर कर लिया। तो सोडियम अब इससे हो गया का, इससे सोडियम अपनी पत्नी को बताएगा कि ये देखो, हमें 2 इलेक्ट्रॉन, हमें क्या कितने चाहिए थे, हमें 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, हमें 7 इलेक्ट्रॉन मिल गए। और क्या हुआ, मतलब ऐसे ही रिएक्शन कर कर सोडियम को क्या लगेगा, सोडियम कहेगा कि भाई हमको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, हमने 7 इलेक्ट्रॉन पा लिए NaCl के अंदर, और Cl को भी लगेगा कि मुझे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे और मुझे मेरे 1 इलेक्ट्रॉन मिल गए NaCl नाम की कंपनी के अंदर। तो इस स्लाइड में हमने ये जाना कि हर मेटल क्या करना चाहता है, हर मेटल स्टेबल होना चाहता है। तो हर इलेक्ट्रॉन चूँकि स्टेबल होना चाहता है, इसीलिए वो क्या करता है, इसीलिए वो कंपाउंड बनाता है जिससे वो क्या हो सके, वो स्टेबल कर सके खुद को। तो अब कह रहे हैं कि अब ये स्टेबल स्टेट में कह रहे हैं कि व्हेन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एलिमेंट इज कंप्लीटेड वी कैन कॉल इट स्टेबल स्टेट। तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने भी आपको बताया था कि स्टेबल स्टेट क्या है, जब भी आपके कंपाउंड के, जब भी आपके एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन रखने की औकात है उतना इलेक्ट्रॉन वो रखने को पा जाए। ठीक है, जैसे हमारा जो ये है आपका, ये जो आपको दे रखी है इमेज, इसमें क्या है, इसमें यही तो है, इसका जो आउटर मोस्ट सेल है यानी L सेल है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन रखने की औकात होती है। और आप देख पा रहे हैं कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, इसके अंदर 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं। तब ये बड़ा खुश है और कह रहा है कि मैं तो स्टेबल हूँ। ठीक है, कुछ ऐसा हो रहा है। अब कह रहा है कि लेकिन कार्बन के साथ क्या है, कार्बन बेचारे के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन ही हैं और ये क्या कर रहा है, इसको ज़रूरत है कुछ और 4 इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, तो इसको ज़रूरत है किसकी, 4 और इलेक्ट्रॉन की, यानी अगर इसे 4 और इलेक्ट्रॉन मिल जाए, है ना, अगर इसे 4 और इलेक्ट्रॉन मिल जाए तब ये क्या कर सकता है, तब ये अपने आप को स्टेबल कर सकता है। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है कि आखिर इसको 4 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे कैसे, तो कोई नियम होना चाहिए, है ना। अब बिना भाई आप लोग भाग के शादी थोड़ी कर सकते हैं, भाग के भी शादी करेंगे तब भी आपको कुछ दिन बाद कोर्ट में जाकर उसके डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ेंगे, तो भाग के तो आप शादी कर नहीं सकते। तो वैसे ही कार्बन भी बिना किसी नियम कानून के तो बना नहीं सकता, वरना इसकी मम्मी मारेंगी, है ना। तो इसीलिए कार्बन क्या करता है, इसीलिए कार्बन नियम को फॉलो करना चाहता है। तो नियम कौन सा है, नियम हमारे पास है, हाँ ये आपको बता रहा है कि अगर इसको ये 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाते तब ये इस तरह से हो जाएगा और हम कहेंगे कि स्टेबल है। लेकिन क्या है, एवरी एलिमेंट इज ट्राइंग टू रीच स्टेबिलिटी वाइल फॉर्मिंग कंपाउंड और बॉन्ड। मैंने आपको बता दिया कि हर एलिमेंट कंपाउंड या बॉन्ड क्यों बनाता है, क्योंकि वो खुद को स्टेबल कर सके, और कार्बन आपका स्टेबल नहीं है। तो ऐसा स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, ऐसा स्टेबल करने के लिए ये एक नियम का यूज़ करेगा। किस नियम का यूज़ करेगा, ये आपके आयोनिक बॉन्ड के नियम को यूज़ करना चाहेगा, है ना। तो आयोनिक बॉन्ड का क्या नियम है भैया, हमको ये समझा दो। तो आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है, इट्स अ टाइप ऑफ बॉन्ड जिसमें क्या होता है, जिनमें आपका जो कोई एक एटम है वो क्या करता है, जैसे किसी एक एटम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर किसी एक एटम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे के पास क्या है, दूसरे के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, यानी ये आपका Na है और ये आपका Cl है। तो किसी के पास 1 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में और किसी के 7 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में। तो ऐसी दयनीय स्थिति देखकर हम क्या कह सकते हैं कि जो एटम ए है, एटम 1 है, ये चाहता है कि क्या हो जाए, मुझे 7 इलेक्ट्रॉन मिल जाए जिससे मैं ऑक्टेट पूरा कर कर क्या करूं, अपने आप को स्टेबल चिल्ला सकूं।
और जो एटम 2 है ये भी अपने साथ क्या चाहता है, ये भी चाहता है कि मुझे कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए जिससे मैं भी अपनी बीवी को बता सकूं कि देखो जी आज मैं स्टेबल होकर आया हूं। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है कि ये लोग आयोनिक बॉन्डिंग कर लेते हैं साथ में। आयोनिक बॉन्ड मतलब दान देना या दान लेना। ठीक है, यानी ये क्या करेगा, यानी आयोनिक बॉन्ड में कोई दान देगा और कोई दान लेगा। तो यहाँ पर आप क्या देखते हैं, यहाँ पर आपका जो मेटल है यानी जो सोडियम है वो क्या करता है, वो अपने एक इलेक्ट्रॉन का दान दे देता है किसको, नॉन मेटल क्लोरीन को। तो इससे क्या होता है, इससे जो आपका क्लोरीन है इसके 7 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं और ये दोनों मिलकर एक आयोनिक मॉलिक्यूल बना लेते हैं, ये दोनों मिलकर NaCl बना लेते हैं। ठीक है, तो आयोनिक मॉलिक्यूल क्या है, दान लेना या दान देना। ठीक है, जैसे हीरो नंबर 1 कहता है जान लेना जान देना सब कुछ कर सकता हूँ मैं, वैसे ही आयोनिक बॉन्डिंग क्या कहती है कि दान लेना दान देना सब कुछ कर सकती है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें किसी को अगर कुछ इलेक्ट्रॉन देने की ज़रूरत है और दूसरे को उतने ही इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत है तो देने वाला लेने वाले को दान दे देगा और इससे होगा क्या, ये दोनों मिलकर एक कंपाउंड बना लेंगे जिसको आयोनिक कंपाउंड कहा जाएगा। ठीक है, और इस बॉन्डिंग को आयोनिक बॉन्डिंग कहा जाएगा। तो अब अगर हम लोग बात करें अपने कार्बन की, तब इसमें हम क्या कहते हैं, कार्बन में हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये हमने देख लिया, आयोनिक बॉन्डिंग के अंदर क्या कर सकते हैं आप लोग, या तो 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं या तो 4 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। तो इसमें हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि हमारा जो कार्बन है ये भी यही कर सकता है, या तो ये दान दे सकता है या तो ये दान ले सकता है। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन अपना अगर दे भी दे तब भी इसके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और ये चिल्ला चिल्ला के कहेगा कि मैं स्टेबल हूँ। और अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन ले ले तब भी इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे और ये कह पाएगा कि हाँ मेरे आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, आए और लड़ ले कोई, क्योंकि मैं स्टेबल हूँ। तो अब ये दोनों चीज़ें क्या है, क्या ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं, तो द आंसर इज़ नो, ये दोनों चीज़ें नहीं हो सकती हैं। तो ये तो बड़ी विपदा की बात है, ये दोनों चीज़ें नहीं हो सकती हैं। तो ये दोनों चीज़ें क्यों नहीं हो सकती हैं इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर डोनेट, पहली बात है डोनेट 4 इलेक्ट्रॉन, तो अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तब ये क्या कहलाएगा, तब ये कैटायन कहलाएगा, कैटायन कहलाएगा और इसके ऊपर C4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये C4 हो जाएगा, C4 हो जाएगा, C4 हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा C4। और चूंकि इसने दिया है इसीलिए इसके ऊपर प्लस का चार्ज लग जाएगा। अगर ये ऐसा करेगा तभी इसके साथ ऐसा होता, लेकिन ये ऐसा कर नहीं पाएगा ना। क्यों नहीं कर पाएगा, ये ऐसा इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि ड्यू टू द फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, कैसी फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, कौन सी फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, किसके कारण नहीं कर पा रहा है, तो ये है फोर्स ऑफ एट्रैक्शन जो कि लग रही है कार्बन के न्यूक्लियस से कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी, कार्बन के न्यूक्लियस से कार्बन के इलेक्ट्रॉन के बीच में। अब आप समझिए, आपके पास 2 हाथ हैं और आपने क्या किया है, आपने अपने दोनों हाथों से एक एक लोगों को पकड़ रखा है। तो ऐसे ही न्यूक्लियस ने आउटर मोस्ट सेल के 4 इलेक्ट्रॉनों को पकड़ रखा है ना। अब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है तभी तो ये इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं। अब जब तक आपके चंद्रमा पर ग्रेविटेशन फोर्स पृथ्वी का नहीं लगेगा तब तक ये चंद्रमा इसके रोटेशनल मूवमेंट थोड़ी करेगा, है ना, रिवॉल्यूशन थोड़ी करेगा। तो लगता है इसीलिए रिवॉल्यूशन करता है। तो उसी तरह से न्यूक्लियस भी इलेक्ट्रॉन्स की तरफ अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है, जिससे क्या करते हैं, जिससे ये लोग इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूमते हैं। अब आप लोग मेरी सिचुएशन को समझिए, मैंने क्या कर रखा है, मेरे पास 2 हाथ हैं, भगवान की दया से मुझे दोनों हाथ मिले हुए हैं। तो इन दोनों हाथों से मैंने क्या कर रखा है, मैंने 2 लोगों को पकड़ रखा है, एक एक हाथों से 2 लोगों को पकड़ रखा है। तब क्या होगा,
तब देखो, अब 2 हाथों से पकड़ रखा है, तब अभी क्या है, अभी इन दोनों को मैंने पकड़ रखा है टाइट से। अब मान लो क्या हुआ, अब मान लो इसका जिसको मैंने दाहिने हाथ से पकड़ रखा है, इसके मामा आ गए और इसने मुझे एक चमाट लगाया और मैंने इसको छोड़ दिया। अब मैंने जिस हाथ से छोड़ा मेरा वो वाला हाथ खाली है, तो चूंकि मेरा वो वाला हाथ खाली है इसीलिए मैं उस वाले हाथ से जो मेरे बाएं साइड पर पड़ा हुआ है इसको मैं और कसकर पकड़ लूँगा। तो भले ही मेरे दाहिने साइड वाले को मामा आकर छुड़ा ले गए, लेकिन दाहिने साइड वाले को मैंने दोनों हाथों से पकड़ रखा है, तब मामा काका फूफा चाची कोई फुई कोई नहीं छुड़ा सकता है इसको मुझसे। ठीक है, तो ऐसा ही है कुछ कार्बन के साथ। कार्बन का जो न्यूक्लियस है इसने बाहर 4 इलेक्ट्रॉनों को पकड़ रखा है। अब मान लो किसी ने थोड़ी बहुत ताकत लगाकर इस वाले को हटा भी दिया। ठीक है, रुको मैं थोड़ा दिमाग लगाता हूँ आपको समझाने के लिए। देखो, किसी ने मान लो इस वाले को हटा दिया। अब जब उसने इस वाले को हटा दिया तब कितने बचे, आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन बचे। यानी कार्बन के पास जो 4 हाथ थे उसमें से एक हाथ इसके न्यूक्लियस का खाली हो गया। अब इसने 3 इलेक्ट्रॉनों को 4 हाथों से पकड़ रखा है, यानी बचे हुए 3 के ऊपर क्या लग रही है, और ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है। तब इसका मतलब अब तीसरे वाले को हटाने में और ज़्यादा ताकत लगेगी। लेकिन फिर भी मान लो इस बार मौसी आ गई भाई, बहुत ज़्यादा ताकतवर, तो मौसी ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाया और इस वाले को भी हटा ले गई। अब बचे 2, तो न्यूक्लियस ने अपने 4 हाथों वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से केवल 2 को पकड़ रखा है। ठीक है, तब अब तो क्या हो जाए, अब तो कोई भी आ जाए लेकिन न्यूक्लियस इन दोनों को छोड़ने वाला नहीं है। न्यूक्लियस जो कार्बन का है उससे ये दोनों इलेक्ट्रॉन बचकर भाग ही नहीं सकते। यानी इलेक्ट्रॉन कार्बन चाह कर भी अपने 4 इलेक्ट्रॉनों को डोनेट नहीं कर सकता है, और अगर करेगा भी तब ये क्या करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, चूँकि इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई है तो इट लीड्स टू एनर्जी, हाई एनर्जी कंजप्शन। तो अगर इसको ऐसा करना पड़ा तब क्या लगेगी, तब इसको एनर्जी भी बहुत ज़्यादा लगानी पड़ेगी, बहुत ही ज़्यादा लगानी पड़ेगी। समझ रहे हो, और बहुत ज़्यादा लगाने के बाद भी ऐसा हो सकता है कि कार्बन से बाहर के 4 इलेक्ट्रॉन कोई हिला ना पाए। इसका मतलब भैया हमको ये तो समझ में आ गया कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है, तो इसमें हमने 2 चीज़ जानी कि अगर करता तब ये C4 का कटायन होता और इसके ऊपर प्लस का चार्ज लगता। लेकिन ये कर क्यों नहीं पा रहा है भाई, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण नहीं कर पा रहा है। किस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण, जो न्यूक्लियस के और कार्बन के बाहर के 4 इलेक्ट्रॉन पर लग रही है। ठीक है, कार्बन के बाहर के 4 इलेक्ट्रॉनों पर लग रही है। और मान लो किसी ने एक को निकाल भी लिया, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते जाएंगे वैसे वैसे बचे हुए इलेक्ट्रॉनों पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी, जिससे उनको निकालना और मुश्किल हो जाएगा। वो और ज़्यादा एनर्जी लेंगे। ठीक है, वो क्या लेंगे, वो और ज़्यादा एनर्जी लेंगे, तो एनर्जी कंजप्शन भी हाई होगा, इसीलिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी, और फिर भी हो सकता है कोई बचे हुए इलेक्ट्रॉनों को ना निकाल पाए। इसीलिए कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉनों को डोनेट तो नहीं कर सकता। तो आयनिक बॉन्ड की दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है दान दे नहीं सकते तो दान ले लो। 4 इलेक्ट्रॉनों को ले सकता है कार्बन, लेकिन चूंकि मैंने पहले ही नो लिख दिया है तो इसका मतलब है 4 इलेक्ट्रॉनों को ले भी नहीं सकता। लेकिन मान लो अगर ये 4 इलेक्ट्रॉनों को लेता तब ये क्या होता, तब ये कार्बन का एनायन होता और इसका नाम फिर भी C4 होता, लेकिन इस बार ऊपर माइनस का साइन लग जाता। ठीक है, लेकिन ऐसा कर क्यों नहीं पाएगा, ऐसा ये कर बेचारा इसलिए नहीं पाएगा, मैंने आपको बताया ना कि कार्बन के साथ कुछ ना कुछ तो झोल हुआ है। कार्बन ने या तो कुछ अच्छा किया या तो कुछ ख़राब किया, इसीलिए मुझे कार्बन पढ़ाना पड़ा, है ना। तो कार्बन ने क्या किया, यही झोल किया। तो कार्बन क्या नहीं कर सकता, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉनों को ले भी नहीं सकता। क्यों नहीं ले सकता, तो अगर ये 4 इलेक्ट्रॉनों को लेगा तब इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज धकाधक बढ़ जाएगा, नेगेटिव चार्ज बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाएगा। जो नेगेटिव है चार्ज है ये क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाएगा। तो हो जाने दो भाई, हमसे क्या दिक्कत है, दिक्कत है। अगर नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा हाई होगा
तो स्टेबिलिटी जो है कार्बन की वो क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन गिर जाएगी। यानी अब आपका कार्बन स्टेबल नहीं रह जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? कार्बन अब आपका स्टेबल नहीं रह पाएगा। ठीक है, इसीलिए आप 4 इलेक्ट्रॉनों को ले भी नहीं सकते। ठीक है, क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि अगर 4 इलेक्ट्रॉनों को ले लेंगे तब क्या होगा, नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा कार्बन के ऊपर, और इससे क्या होगा, इससे आपका जो आपका कार्बन है उसकी स्टेबिलिटी गिर जाएगी। लेकिन सर जी मुझको फील नहीं आ रही है, स्टेबिलिटी गिरेगी कैसे? तो मैं बताता हूँ। आपके पास क्या है, आपके पास एक ऐसी 4 व्हीलर है, या फिर मान लो आपके पास स्प्लेंडर है। भाई हम लोग स्प्लेंडर वाले लौंडे हैं ना, तो मान लीजिए आपके पास एक स्प्लेंडर है। तो स्प्लेंडर पर कितने लोग आ सकते हैं? स्प्लेंडर पर आपके 4 लोग आ सकते हैं मान लो, है ना। आने तो नहीं चाहिए, पुलिस वाले काट लेंगे चालान, है ना, तो आने नहीं चाहिए। लेकिन मान लो फिर भी आपने लदा लुदू कर क्या कर दिया, 4 लोगों को बैठा दिया। ठीक है, तो जब ऑलरेडी आपके स्प्लेंडर पर 4 लोग विराजमान हैं, तब आप लोग कहेंगे नहीं, हमें हमारे स्प्लेंडर को दान देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्प्लेंडर पर 4 लोगों को और बिठाएंगे। तो जब आप स्प्लेंडर पर 4 लोगों को और बिठा देंगे, तब जनाब अब आपकी स्प्लेंडर पर बधाई हो 8 लोग हो चुके हैं। और बधाई हो आपका जो ड्राइवर है उसकी सांस फूल रही है, क्योंकि अभी आगे 2 कदम पर ही आपकी स्प्लेंडर गिर कर चकनाचूर होने वाली है। क्यों? क्योंकि अब फील आई, अब मेरे ख्याल से आपको फील आ गई होगी कि अब आपका जो स्प्लेंडर है वो स्टेबल नहीं रह गया है। ठीक है, क्यों नहीं रह गया है? क्योंकि 4 सीटर वाली स्प्लेंडर पर आपने 8 लोगों को बिठा दिया, इसीलिए आपकी जो स्प्लेंडर है वो क्या नहीं रह गई, इसीलिए आपकी स्प्लेंडर जो है वो अब स्टेबल नहीं रह गई, और अभी तक लो एक्सीडेंट हो भी गया। भाई मैंने कहा था 8 लोगों को मत बिठाना, 8 लोगों को बिठा दिया, और आगे जाकर ये देखो 8 लोग पड़े हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसीलिए कार्बन भी 4 इलेक्ट्रॉनों को ले नहीं सकता, वरना कार्बन भी ऐसा अनस्टेबल होगा कि पता लगेगा कार्बन गया किसी सोडियम के साथ एक्सीडेंट कराया। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या पता चला, यहाँ से हमको ये पता चला कि हमारा कार्बन जो प्यारा कार्बन है ये आयनिक बॉन्डिंग कर सकता था। आयनिक बॉन्डिंग मतलब या तो इलेक्ट्रॉन ले सकता था या तो इलेक्ट्रॉन दे सकता था। तो लेकिन ये आयनिक बॉन्डिंग नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि पहली कंडीशन थी दान देने की। तो अगर ये दान देता तब ये Cu+ इसका केमिकल होता, और ये कैटायन, कार्बन का कैटायन कहलाता, C4+ होता और कार्बन का कैटायन कहलाता। लेकिन ऐसा इसने किया क्यों नहीं? क्योंकि इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में इतनी ज़्यादा है कि जैसे जैसे आप लोग एनर्जी लगाकर उसके इलेक्ट्रॉन को निकालते जाते, वैसे वैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती जाती, और वैसे ही वैसे क्या होता, वैसे ही वैसे आपके लिए बचे हुए इलेक्ट्रॉनों को निकालना और मुश्किल होता जाता। और मैं शपथ लेता हूँ कि आप लोग आखिरी तक नहीं निकाल पाते, और भर भर कर एनर्जी लगाते और रो कर वापस आते। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन थी आयनिक बॉन्ड की कि आप लोग 4 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। तो अगर 4 इलेक्ट्रॉन लेंगे तब क्या होगी, गाड़ी अनबैलेंस हो जाएगी और नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। तो जो आपने सपने देखे थे कि मेरा कार्बन जो है वो C4- नाम का एनायन बनाएगा, वो भी नहीं बन पाता है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। तो ये इन्होंने क्या लिख रखा है, बढ़िया लिख रखा है। इन्होंने लिख रखा है कि अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन ले क्या करता, अगर 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता तब ये C4 कैटायन कहलाता, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी ऐसा करने के लिए। ठीक है, इसीलिए ऐसा नहीं कर सकता। दूसरी कंडीशन है कि ये 4 इलेक्ट्रॉनों को ले सकता है, लेता तो ये C4 एनायन कहलाता, लेकिन ये ऐसा भी नहीं कर सकता क्योंकि नेगेटिव चार्ज इतना ज़्यादा हो जाएगा कि गाड़ी का आगे चलकर एक्सीडेंट हो जाएगा, ये हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो आगे क्या आती है, आगे आती है कि ये क्या कर सकता है, अब ये शेयर कर सकता है इलेक्ट्रॉनों को। ठीक है, ये क्या कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉनों को शेयर कर सकता है। तो इसके लिए क्या लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं इट बिकम स्टेबल बाय शेयरिंग इट्स इलेक्ट्रॉन विद एटम ऑफ अदर कार्बन और एटम ऑफ अनदर एलिमेंट। तो आयनिक बॉन्ड से तो इसका काम नहीं बना, तब ये इसने दूसरा ऑप्शन चूज़ किया शेयरिंग इलेक्ट्रॉन का,
कि आइए हम लोग दान ले दे नहीं सकते, तो आइए दानों को बांट लें। ठीक है, आपस में इलेक्ट्रॉनों को बांट लें। तो इसको बांटने के लिए क्या करेगा, इसको बांटने के लिए ये शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। किन के बीच, या तो कार्बन इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है दो कार्बन के बीच। ठीक है, कार्बन और कार्बन के बीच मान लो इसने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया, तो कार्बन कार्बन के बीच इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है, या किसी अदर एलिमेंट के साथ कार्बन के इलेक्ट्रॉनों को शेयर कर सकता है। कैसे, जैसे यहाँ पर आप लोग देखते हैं कि इसने क्या किया है, ऑक्सीजन में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पर 8 है, लेकिन 1 2 3 4 5 6 ही है इसमें। लेकिन इसने क्या किया, इसने इधर वाले ऑक्सीजन से क्या लिया, इसने इधर वाले ऑक्सीजन से 2 एटम को शेयर कर लिया और इधर से भी 2 एटम्स को शेयर कर लिया। तो अब इसमें कितने हो गए, 1 2, है ना, 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब इसकी क्या हो गई, अब इसकी वैलेंसी 10 हो गई, यानी अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2,8 हो सकती है। यानी अब ये क्या हो सकता है, अब ये खुद को स्टेबल कह सकता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आउटर मोस्ट सेल में 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन अब हो चुके हैं। ठीक है, ऐसा कर कर कार्बन 1 और ऑक्सीजन 2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड ये बना सकता है। ठीक है, आगे क्या देखते हैं, रुक जाओ रुक जाओ। ठीक है, अब चलो देखो। हाँ, तो अब क्या देखते हैं हम लोग, ठीक है, कहाँ पर थे हम लोग, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि अब ये शेयर कर सकता है। तो ये शेयर करेगा तो क्या करेगा, शेयर कर कर ये एक स्पेशल तरह का बॉन्ड का तैयार करेगा। यानी ये आयनिक बॉन्ड से काम नहीं हुआ, तब ये क्या करेगा, तब ये एक स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग को जन्म देगा, जिसको कहते हैं कोवैलेंट बॉन्डिंग। कोवैलेंट बॉन्डिंग इसको आप लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो कोवैलेंट बॉन्डिंग आप लोग इसको कहेंगे। ठीक है, तो कोवैलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्डिंग में हम करते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोवैलेंट बॉन्डिंग में क्या करेंगे दादा, इसमें हम लोग करेंगे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आप करते हैं तब आप क्या कर रहे हैं, तब आप लोग कोवैलेंट बॉन्डिंग कर रहे हैं। ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आइए करते हैं। तो कह रहा है कार्बन को क्या भाता है, कार्बन ने पानी में आग लगाया तो कार्बन को क्या भाया, कार्बन को कोवैलेंट बॉन्डिंग भाया। इसके लिए इसने क्या किया, इसको क्या चाहिए थे, इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे। तब हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कार्बन क्या कर सकता है, अदर एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बना सकता है, कोवैलेंट बॉन्डिंग विद अदर एलिमेंट्स कर सकता है। तो इस बार इसने क्या किया है, इसने अदर एलिमेंट्स में H को लेकर आया है, यानी हाइड्रोजन को लेकर आया है। तो इसके साथ ये कैसे करेगा, 4 क्या करेगा, 4 ये हाइड्रोजन को ले लेगा। इसमें हुआ क्या, हाइड्रोजन को चाहिए आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, और हमारे दादाजी कार्बन जी को चाहिए आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। तब इन्होंने कहा आओ हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग कोवैलेंट बॉन्डिंग कर लेते हैं। तब इससे क्या होगा, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे।
ये कुछ ज़्यादा मोटा बॉन्ड हो गया, देखते हैं। हाँ, ये बॉन्ड फिर भी सही है। एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। इस तरह से क्या होगा, इस तरह से कार्बन इन चारों हाइड्रोजन एटम्स के साथ कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाकर एक नया कंपाउंड बना लेगा। क्या बना लेगा ये? CH4 बना लेगा। ठीक है, CH4 ये बना लेता है। कैसे? अब इसमें होगा क्या, इसमें हाइड्रोजन अपनी पत्नी के पास जाएगा तो कहेगा सुनो जी, जाओ खाना बनाओ अच्छे से। क्यों? क्योंकि आज मैं स्टेबल होकर आया हूँ। हमें कितने चाहिए थे? हमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे। ये लो 2 इलेक्ट्रॉन, एक ये रहा और एक ये रहा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर शेयरिंग होती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग में शेयरिंग होती है और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों एलिमेंट्स में गिने जाते हैं। ठीक है, इसको आप याद कर लो जुबान पर, जैसे उसका नाम याद है वैसे इसका नाम भी याद कर लो कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों एलिमेंट्स में गिने जाते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें हाइड्रोजन में क्या हुआ, हाइड्रोजन अपने घर पर गया, कहो देखो जी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे हमको आउटरमोस्ट शेल में, मिल गया 2 इलेक्ट्रॉन स्टेबल होने के लिए। और कार्बन का तो आपको पता ही है कि ये हमारा बेचारा क्या है, ये भी घर जाकर कहेगा कि आई है दिवाली, सुनो जी घर वाली, हमने क्या किया है, हमने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन लगाया है। ठीक है, हमने क्या किया है, आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन लगाया है। तो इसका किस तरह से गिना जाएगा, इसका कुछ इस तरह से गिना जाएगा। नहीं विश्वास है, गिन कर देख लो, 1 2 3 4 5 6 7, ये तो कुछ ज़्यादा हो गया, रुक जाओ। कितने हो गए भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, देख सकते हैं आप लोग। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब CH4 नाम की कंपनी में काम कर कर H भी खुश है और हमारा कार्बन भी खुश है। ठीक है, आगे आपका क्या आता है, यहाँ पर आपको मैंने दिखा दिया कि जब ये लोग इस तरह से रिएक्ट कर लेंगे तब ये लोग CH4 बनाएंगे, हाइड्रोजन 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 CH4 बनाएंगे, जिसको मीथेन कहा जाता है। मैं आपको आगे बढ़ाऊँगा। आगे क्या आती है, आगे आती है कोवेलेंट बॉन्डिंग। अच्छा देख लीजिए इसको भी। अब ये जो टोटल कंपाउंड बना है CH4, इसको आप लोग कोवेलेंट कंपाउंड कहेंगे। अगर ये कोवेलेंट बॉन्डिंग से बना है इसीलिए आप इसको कोवेलेंट कंपाउंड कह रहे हैं। अगर खुदा न खास्ता, है ना, भगवान की दया हो कि ऐसा ना हो, और ऐसा होता भी नहीं है, अगर ये आयोनिक बॉन्ड से बना होता तब क्या होता, तब आप लोग इसे आयोनिक कंपाउंड कहते। यानी इसको आपको कोई याद करने की जरूरत नहीं है, जिस बॉन्डिंग से बनेगा उसको उसी का कंपाउंड कहा जाएगा। So the compound made by ionic bonding is called ionic compound, and the compound forms as a result of covalent bonding is called covalent compound. Okay, and now here we can see that our covalent compound is methane, which is CH4 in its chemical composition. अब इनके बीच में जो बॉन्ड बनाया गया है ये क्या है, ये है आपका कोवेलेंट बॉन्ड। ये जो दोनों बॉन्ड बने हैं ये क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है, आपको पता है। आगे आप लोग देख सकते हैं टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड बनते कैसे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में हो सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं किसका एग्जांपल लूँ, सी का ही एग्जांपल लूँ मान लो, तो सी आपका क्या करे, अगर ऐसा हो कि आपने क्या किए, दो सी के एलिमेंट ले रखे हैं। ठीक है, आपने क्या ले रखे हैं, 2 कार्बन के एलिमेंट ले सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हो क्या, इसमें हो कुछ ये कि इस तरह से मान लो इलेक्ट्रॉन हो, एक नहीं, एक ये और एक ये। ठीक है, एक ये एक ये एक ये एक ये ए और सॉरी ये और ये। ठीक है, ये आपने देख लिया। अब आगे क्या देखना है, अब आगे हमको ये देखना है कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होता क्या है। तो किसी भी 2 एलिमेंट के बीच में जो शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की, उससे जो बॉन्ड बनता है उसको आप लोग कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, जब इनके बीच में जो बॉन्ड बने वो एक सिंगल बॉन्ड बने, यानी इनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड बने यहाँ पर ऐसे।
सिंगल बॉन्ड बने, तब इसको आप लोग क्या कहेंगे, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। यानी एक सिंगल बॉन्ड से यहाँ पर शीट जोड़े गए हैं। अब डबल कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, डबल कोवैलेंट बॉन्ड है यानी इन दोनों बॉन्ड को हम लोग जोड़ दें, यानी जब हमारा सी इस तरह से, जब हमारा सी इस तरह से दो बॉन्ड से जोड़ा गया हो, ठीक है, तब ये क्या है, ये आपका डबल कोवैलेंट बॉन्ड कहलाएगा। एग्जाम्पल ले रहा हूँ भाई, ऐसा होता नहीं है। अभी अगर ट्रिपल बॉन्ड की बात करें, तब जब आपका सी जो है इस तरह से तीन बंधों से जोड़ा गया है, तीन बॉन्डों से जोड़ा गया है, देन वी विल कॉल दिस एज अ ट्रिपल बॉन्ड, तब आप लोग इसे ट्रिपल बॉन्ड कहेंगे। समझ गए, सिंगल बॉन्ड में एक बॉन्ड से, डबल बॉन्ड में दो बॉन्ड से, ट्रिपल बॉन्ड में तीन बॉन्ड से जुड़ा होगा। किस तरह से जुड़ा होगा ये मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया है। आगे हम लोग क्या देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, यानी आगे चलकर सबको देख लेते हैं। कह रहा है कि सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड की बात करें तो यहाँ पर क्या है, एक पेयर की शेयरिंग से यहाँ पर आपका कोवैलेंट बॉन्ड बना होगा दो एटम्स के बीच में, जिसमें आपका वो तो नकली एग्जाम्पल था, असली एग्जाम्पल क्या है आपका H है। तो H आपका H2 बनता कैसे है, H आपका H2 कुछ इस तरह से बनता है कि ये तो आपको स्ट्रक्चर के अंदर बताया है। अगर मैं बताऊँ तो H आपका क्या होता है, हाइड्रोजन सबसे पहले ही आता है, एटॉमिक नंबर 1 ही है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये रहा इसका एक बेचारे का वो, और क्या है, और जो आपका दूसरा हाइड्रोजन है उसके भी क्या है, आउटर मोस्ट सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। और इन दोनों सेल को क्या चाहिए कि मेरे आउटर मोस्ट सेल में दो इलेक्ट्रॉन हो जाएं, यानी मैं नियरेस्ट, अच्छा ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने नहीं बताया ना, ये जो मैं कह रहा हूँ किसकी तरह बनना चाहता है, किसकी तरह बनना चाहता है, ये क्या है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है नियरेस्ट नोबल गैस का। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन किसकी तरह बनना चाहता है, एक स्टेबल आइडियल इलेक्ट्रॉन की तरह बनना चाहता है, जिसके आउटर मोस्ट शेल में क्या हो, आउटर मोस्ट शेल में क्या हो, क्या हो, क्या हो, क्या हो, बोलो बोलो, जिसके आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उतने इलेक्ट्रॉन हो। और जो ऐसे महान इलेक्ट्रॉन, जो ऐसे महान एलिमेंट हैं वो क्या हैं, उन एलिमेंट को महान एलिमेंट कहा गया है, नोबल एलिमेंट कहा गया है, ठीक है, नोबल एलिमेंट। और ये क्या है, ये आपकी गैसियस फॉर्म में होती है, इसलिए इसको नोबल गैस कहा जाता है, ठीक है। तो नोबल गैस क्या है भाई आपकी, हीलियम है, नियान है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है और रेडान है, ठीक है। यानी हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, ठीक है, हीना, नीना और करीना, ठीक है। तो हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडान, ये आपके क्या है, ये आपके नोबल गैस हैं। क्यों, क्योंकि हीलियम में आप देखते हैं कि आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल बढ़िया। नियॉन में आप देखते हैं आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, और बढ़िया। तो ऐसे ऐसे आप देखते हैं कि जैसे जैसे हैं तो इनके आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं। और आपको मैंने बताया भी कि कोई भी एलिमेंट रिएक्ट क्यों करता है, कोई भी एलिमेंट रिएक्ट इसलिए करता है जिससे वो क्या कर सके, जिससे वो लोग एक कंपाउंड बना सकें खुद को स्टेबल करने के लिए। तो जब इनके आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं, इसका मतलब इनको रिएक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है भाई। तो इसका मतलब क्या है, कंपाउंड ही नहीं बनाते। हाँ, ये यदा कदा ही बड़ी मुश्किल से ही कंपाउंड बनाते हैं, बाकी ये रिएक्ट ही नहीं करते। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। भाई जब तुम्हारे पास, तुम ऑलरेडी अमीर हो, तुम्हारे पास भर भर के पैसे हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है ना रिएक्ट करने की, कोई ज़रूरत तो है नहीं। तो वैसे इनको भी भाई जितना चाहिए उतना पड़ा है, तो पड़े हुए हैं घर में, है ना। तो ये आपके जो नोबल गैस हैं, ये क्या करते हैं, ये कभी भी रिएक्ट नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि इनको जितना चाहिए उतना भगवान ने दिया है, प्रभु की कृपा से इनका सब काम हो रहा है, ठीक है। तो अब जिनको नहीं चाहिए, यानी हमारे आपकी तरह जो बैक बेंचर है, हमारे आपकी तरह जो एवरेज है, उसको टॉपर को देखकर तो जलन होनी ही होनी है ना। तो इसको भी टॉपर को देखकर जलन होती है, ये भी सोचता है कि हाय भगवान, मैं क्यों नहीं बना इसकी तरह, मैं क्यों नहीं हूँ इस नोबल गैस की तरह। तो हर स्कूल का जो बच्चा है
हर स्कूल का जो बैक बेंचर है वो क्या होना चाहता है, वो अपनी क्लास के टॉपर जैसा होना चाहता है ना। अब आप भी जो बैक बेंचर हैं, आप भी अपनी क्लास के ही टॉपर होना चाहेंगे, अमेरिका के स्कूल के तो टॉपर नहीं होना चाहेंगे ना। तो यानी आपके नियरेस्ट में आपको जो सबसे अच्छा बच्चा दिख रहा है, आप उसकी तरह होना चाहते हैं। यानी ऐसा ही एलिमेंट में है, क्या है कि इनको अपने नियरेस्ट में जो सबसे नोबल गैस दिखती है, जो सबसे प्यारी गैस दिखती है, जो सबसे अच्छी गैस दिखती है, ये उसकी तरह होना चाहते हैं। यानी यानी जो आपका हाइड्रोजन है, ये क्या है, इसके क्या है, इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, और इसके सबसे पास में कौन है, इसके जस्ट बाद ही है हीलियम, जो कि एक नोबल गैस है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। यानी हाइड्रोजन जो कि बैक बेंचर भाई है हमारा, ये टॉपर हीलियम की तरह होना चाहेगा। सोचिएगा भाई मुझे एक और सब्जेक्ट में महारत हासिल हो जाए, मुझे एक और इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तब मैं क्या करूँगा, तब मैं हीलियम की तरह टॉपर हो जाऊँगा। ऐसे ही आपके जो आपका क्या है, जो आपका क्लोरीन है वो क्या होना चाहता है, क्लोरीन भी आपका इसी तरह से होना चाहता है नियॉन की तरह। यानी हर एलिमेंट अपने नियरेस्ट नोबल गैस की फॉर्म में होना चाहता है। तो वैसे ही आप यहाँ पर क्या देखते हैं, जो आपका हाइड्रोजन है किस फॉर्म में होना चाहता है, हाइड्रोजन अपनी नियरेस्ट नोबल गैस यानी हीलियम की तरह होना चाहता है। यानी हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है भाई, 2 है, तो ये हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन 2 को अटेंड करना चाहता है। इसलिए क्या करता है, इसलिए बॉन्ड बनाता है। तो H जो आपका है इसका क्या रहेगा, इसका ये क्या है, ये किसका इधर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो ये हीलियम की तरह कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करने के लिए क्या करेगा, एक और हीलियम हाइड्रोजन को बुला कर लाएगा, और क्या करेंगे, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड बना लेंगे। इससे होगा क्या, ये दोनों अपनी अपनी पत्नियों के पास जाएंगे और कहेंगे कि मोहे काला टीका लगाओ जी, क्योंकि ये देखो हो आया मैं हीलियम की तरह, मम्मी आलू के पराठे बनाओ, मैं टॉपर की तरह बनाया हूँ, हीलियम की तरह बनाया हूँ। तो मम्मी इसकी खुश हो जाएंगी, इनके लिए आलू का पराठा बनाएंगी। क्यों, फिर खाते खाते पूछेंगी बेटा कैसे, तो ये कहेंगे मम्मी मैंने कोवैलेंट बॉन्ड बनाया एक और हाइड्रोजन के साथ, जिससे हमारे जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं ये दोनों साइड जोड़े जाने लगे, और फिर इससे मेरे भी आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और ये जो मेरा भाई है जिससे मैंने ऐसा किया, वो भी अपनी मम्मी को यही बता रहा है कि मेरे भी आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। समझ गए। तो इस तरह से जो आपका सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है आपके हाइड्रोजन का, वो क्या करता है, वो आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, जिससे क्या होता है, जिससे ये जो दोनों के अलग अलग कोवेलेंट बॉन्ड थे, ये शेयर्ड होने के बाद एक में ही जोड़े जाने लगते हैं। तो ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों इन दोनों को एक में ही जोड़ते हैं, और ये H2 का मॉलिक्यूल बना लेते हैं। ठीक है, तो आपको हाइड्रोजन का समझ में आया होगा। आगे आता है आपके डबल कोवेलेंट बॉन्ड की कहानी। डबल कोवेलेंट बॉन्ड में हम क्या एग्जांपल लेते हैं, O2 का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है, फिर से समझा देता हूँ। क्या है, जिसमें आपका शेयरिंग 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, किसके बीच में, 2 कंबाइनिंग एटम के बीच में, यानी जो एटम कंबाइन हो रहे हैं इनके बीच में क्या हो, इनके बीच में क्या हो, इनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन की साझा हो। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, अब इसके बाद क्या आती है, इसके बाद बारी आती है आपकी ऑक्सीजन की। तो जो आपका ऑक्सीजन है ये भी क्या है, ये ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, 2 है। O2 है ना, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, 2 है। यानी इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। वैसे तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1, इसको मैं थोड़ा मोटा करता हूँ जिससे आपको आसानी हो, 1 2 3 4 5 6, ऐसा कुछ है ऐसा कुछ है हमारे ऑक्सीजन के साथ। दूसरे साइड हमारे ऑक्सीजन के साथ क्या खेला चल रहा है, वहाँ भी यही चल रहा है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, दूसरे साइड भी हमारे दूसरे साइड भी ऑक्सीजन के साथ यही खेला चल रहा है।
अब इनको क्या करना है, इनको क्या करना है, इनको भी स्टेबल होना है, इनको भी क्या चाहिए, इनको भी अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी इनको नियॉन की तरह होना है, मेरे ख्याल से इनको नियॉन की तरह होना है। तो नियॉन की तरह यानी इनको अपनी नियरेस्ट नोबल गैस नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन अटेन करनी है, यानी इनको 2,8 की इनको कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, लेकिन इनकी 2,6 है। तो ये सोच रहे हैं मेरे भी क्या हो, मुझे भी 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से शेयर रूप में मिल जाए, इसलिए मैं कोवलेंट बॉन्ड चलो बना लेता हूँ। तो ये क्या करेंगे, ये दोनों अपने ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन अपने 2 बॉन्ड को इस तरह से शेयर कर लेंगे, इस तरह से अपने दे शेयर देयर 2 electrons in this way and they both make a bond which is further known as covalent bond, and specifically you can say that it's a double covalent bond। ये एक डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। इससे होगा क्या, इससे ये O2 की फॉर्म में आ जाएंगे और बड़े खुश हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये लोग अब घर जाकर अपनी मम्मी को बताने वाले हैं कि लो मम्मी, तुम्हारा बेटा जंग जीत कर आया है, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन लेकर आया है। ऐसे ये भी बताएगा कि ये देखो मम्मी, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन लेकर आया हूँ। मम्मी कहेंगी मुझे नहीं भरोसा, कहेगा गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8, बस मम्मी इसकी खुश और ये लोग भी खुश और हम लोग भी खुश भाई, इसीलिए ठीक है। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं 6। अब इसके पास क्या थे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, दोनों के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉनों को इन्होंने शेयर कर लिया, जिससे क्या हो गए, जिससे 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 ये O2 की एक फॉर्म को प्राप्त कर लिए और बहुत खुश हैं, क्योंकि इन्होंने डबल कोवलेंट बॉन्ड बनाकर अपने नियरेस्ट नोबल गैस नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ली है। एक एक्स्ट्रा चीज़ बताना चाहता हूँ जो कि इसके अंदर नहीं बताई गई है, ये कि जब कोवेलेंट बॉन्ड होता है तब क्या होता है, तब इसमें शेयर कौन से हो रहे हैं, शेयर तो इसके ये हो रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों के 2 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। लेकिन इसमें ये जो 4 इलेक्ट्रॉन हर साइड क्या हो रहे हैं, हर साइड ये जो 4 इलेक्ट्रॉन ये जो दोनों साइड पे देख कर बस टुकुर टुकुर निहार रहे हैं कि हाँ हाँ बड़ी बढ़िया कोवेलेंट बॉन्ड हो रहा है, जो ऐसा देखकर खुश हो रहे हैं, निहार रहे हैं और ख़ुद कुछ नहीं कर रहे हैं, इनको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। लोन यानी अलोन, अलोन यानी अकेले, यानी ये अकेले अकेले मज़ा काट रहे हैं, ये कुछ मेहनत नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच नॉट पार्टिसिपेट इन द कोवेलेंट बॉन्ड, you can say that these electrons are lone pair of electrons। ओके, आगे देखते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जांपल। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जांपल है आपके N3 का, किसके, N2 का, N2। अब N2 के साथ क्या है, नाइट्रोजन आपका क्या है, नाइट्रोजन के साथ भी कुछ ऐसा ही सिस्टम है, 1 2 3 4 5, ठीक है। कितना है 5, 1 2 3 4 5 6 7 8। नाइट्रोजन के साथ आपके क्या है, नाइट्रोजन के साथ भी यही है कि, रुक जाओ भाई ये क्या हो गया, हाँ। तो जो हमारा पहले इसके बारे में बता दूँ ना आपको, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड क्या है। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड ऐसा बॉन्ड है जिसमें हम लोग 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं 2 कंबाइनिंग कंपोनेंट के बीच। एग्जाम्पल है हमारे नाइट्रोजन भैया का। तो नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन आपका ऐसा है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका Z कितना है, तो कितना है भाई, हाँ हेलो निशन सी ओ हेलो जो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर यहाँ पर आपको दे रखा है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5 इलेक्ट्रॉन हैं। हालांकि इसका क्या है,
तो नाइट्रोजन की कितनी वैलेंसी होती है? नाइट्रोजन की मैंने आपको बताया कि इसकी 5 वैलेंसी होती है। नाइट्रोजन की कितनी वैलेंसी होती है? 5। एटॉमिक नंबर इज़ 5। तो जब इसकी एटॉमिक नंबर 5 है तो ये क्या करना चाहेगा? ये अपने नियरेस्ट नोबल गैस उसी हमारे नियॉन की तरह होना चाहेगा। ये 8 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। अब इसके लिए क्या करेगा? इसके लिए जी जान लगा देगा। एक ये क्या करेगा? इस तरह से बनाएगा एक, या फिर ऐसा करता हूँ, 2 नाइट्रोजन बना देता हूँ। अब हम क्या करते हैं? अब हम लोग इसे बना देते हैं। तब इसके पास क्या है? 1 2 3 4 4 4 और 5, इस तरह से इसकी वैलेंसी है, ठीक है। दूसरे साइड भी जो दूसरा न्यूट्रॉन आया, नाइट्रोजन आया है, इसके साथ भी क्या है? 3 इलेक्ट्रॉन इस तरह से हैं। इसके भी आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं? इसके भी वैलेंसी कितनी है? 5 ही है। अब ये क्या करेगा? अब ये 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। ये ट्राई कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। कैसे? कुछ ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से ट्राई कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा और फिर क्या हो करेगा? इस तरह से ट्राई कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा। अब इससे होगा क्या? इससे आप अगर देखें तो ये कुछ इस तरह से हो गया है क्या? जी हाँ, जोड़ लो। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 8 इलेक्ट्रॉन हो जाने के कारण इसके भी क्या हुई? इसकी भी नियॉन लाइक कॉन्फ़िगरेशन हो गई, यानी ये भी क्या हो गया? ये भी एक नियॉन की शेप का हो गया। आगे अगर हम लोग इस नाइट्रोजन की बात करें तो इस नाइट्रोजन में आप जोड़ सकते हैं, क्या जोड़ सकते हैं? यहाँ पर कि ऐसे ऐसे ऐसे, ये देखो यहाँ पर कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इस नाइट्रोजन की भी कितनी हो गई? 8 इलेक्ट्रॉन इसको भी मिल गए। किस लिए मिल गए? बिकॉज वी ऑल नो दैट इन कोवेलेंट बॉन्डिंग शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कंसिडर इन बोथ एलिमेंट्स, ठीक है। किसी भी कोवेलेंट बॉन्डिंग में शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों बॉन्डिंग में कंसिडर किए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी भी 8 हो गई, इसकी भी 8 हो गई। तो इन दोनों ने नियॉन लाइक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ली। तो ये लोग तो इससे खुश हो गए, लेकिन हम क्यों खुश हो गए? हम लोग इसलिए खुश हो गए क्योंकि हमें ये देखने को मिला कि यहाँ पर हमको एक ट्राई कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल देखने को मिल गया। कौन सा है ट्राई कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल? नाइट्रोजन, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से आपका नाइट्रोजन 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। इस तरह से आप इसको डिनोट भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे आ जाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड में। क्या आगे देख लेते हैं कि वन बॉन्ड कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन दैट आर शेयर्ड बिटवीन 2 एटम्स। एक बॉन्ड क्या करता है? एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन को, मैंने आपको बता दिया कि अगर कोई बॉन्ड है और वो क्या कर रहा है, इस तरह से मान ली हमने कौन सा लिया था? हमने लिया था हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन हमने क्या देखा? हाइड्रोजन हमने एक ऐसे बनाया, एक ऐसे बनाया, ऐसे नहीं बनाया सॉरी, एक ऐसे बनाया और एक ऐसे बनाया। अब इनके बीच में ये जो हमने बॉन्ड बनाया, इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें ये पता चला कि इसके बीच में इन्होंने क्या कर रखा है? इसने 2 इलेक्ट्रॉन को 2 लिया हुआ है। इसने 2 हाइड्रोजन के अपने अपने 2 इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं और ये क्या कर रहा है? ये जो इलेक्ट्रॉन है दोनों में क्या हो रहे हैं? कंसिडर किए जा रहे हैं। तो वही ये भी कह रहा है कि अगर एक बॉन्ड बन रहा है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लेता है और वो दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों एटम में क्या किए जाते हैं? कंसिडर किए जाते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर एग्जांपल भी देखते हैं कि यहाँ पर H2 में आपका क्या है? एक बॉन्ड है तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले रखा है और दोनों में कंसिडर किए जा रहे हैं। ऑक्सीजन में 2 बॉन्ड लगा है, 4 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, दोनों में कंसिडर किए जाएंगे। इसी तरह से नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड लगा है तो 3 इलेक्ट्रॉन लिए जा नहीं 3 बॉन्ड लगा है तो 6 इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे हैं और ये 6 इलेक्ट्रॉन दोनों में कंसिडर होंगे। और अगर नहीं होंगे तो पढ़ने का क्या फ़ायदा जी? नहीं होंगे तो इनको इनकी नियरेस्ट नोबल गैस की वो कैसे मिलेगी? इनको इनकी नियरेस्ट नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन कैसे मिलेगी? ठीक है। अब हम लोगों को क्या पढ़ना है? हम लोगों को इसके अंदर कार्बन के बारे में पढ़ना था और हाइड्रोजन के बारे में पढ़ना था, ठीक है। तभी तो ये लोग मिलकर क्या करेंगे? कार्बन और हाइड्रोजन की चेन्स बनाएंगे, हाइड्रोकार्बन्स बनाएंगे, है ना। तो आगे जो आप पढ़ेंगे इसमें, तो आगे आप लोग जब कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे तब आप क्या पढ़ेंगे? तब आप लोग हाइड्रोकार्बन्स के बारे में आपको पढ़ना है। तो हाइड्रोकार्बन में क्या है?
मैं आपको बता भी देता हूँ। हाइड्रोकार्बन में क्या है, अब हमको शब्द पढ़ना है हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन में दो वर्ड हैं, एक है आपका हाइड्रो, एक है आपका कार्बन। तो कार्बन के बारे में जितना बताना था मैंने आपको बता दिया। अब हमको पढ़ना है हाइड्रोजन के बारे में। तो हाइड्रोजन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो हाइड्रोजन के लिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ टू हाइड्रोजन एटम दैट आर शेयर दियर इलेक्ट्रॉन्स। हमने पढ़ा कि H2 कैसे होता है। H2 इसलिए होता है क्योंकि जो आपका हाइड्रोजन है इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, और तो ये इतना गरीब है भाई, इसके पास टोटल एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। लेकिन इतना गरीब होने के बावजूद भी इसके अंदर आशा है कि मुझको कभी He की जगह यानी मुझको कभी हीलियम की तरह कॉन्फ़िगरेशन अटेन होगी, यानी मैं भी अपने आउटर मोस्ट शेल में यानी के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रख पाऊँगा। और इसकी मनोकामना पूर्ण होती है जब कोवेलेंट बॉन्ड का शासन आता है, तब ये लोग कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, और इससे ये क्या कर पाता है, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को साझा कर पाता है, और इससे ये क्या करता है, H2 की फॉर्म में क्या करता है, H2, ये एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 2 हाइड्रोजन। तो ये क्या करता है, H2 नाम के मॉलिक्यूल की फॉर्म में रहता है, जिसके अंदर 2 हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है, जो कि क्या किए रहते हैं, जो कि अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर किए रहते हैं। किसके अंदर शेयर किए रहते हैं, ये क्या किए रहते हैं, शेयर दियर इलेक्ट्रॉन किसके अंदर, अंडर कोवेलेंट बॉन्डिंग। किसके अंदर, कोवेलेंट बॉन्डिंग के अंदर। और उसी में जो हमारे शाबाश, उसी में जो हमारे कौन से बच्चे हैं, उसी में जो हमारे शाबाशी लेने वाले बच्चे हैं, उसी में जो हमारे टॉपर बच्चे हैं, जो कि अब अपने टॉपर लाइक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पा गए हैं, वो क्या बताएंगे, वो बताएंगे कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड करते हैं, ठीक है। आगे आता है कॉन्सेप्ट किसका, हाइड्रोजन में। कह रहा है ईच हाइड्रोजन एटम हैज़ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन विच मीन्स इट हैज़ इनकम्प्लीट आउटर मोस्ट शेल। जो मैंने आपको बताया उसी को दोबारा बताया जा रहा है कि हाइड्रोजन के अंदर हम देखते हैं क्या है कि इनके पास आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, जिसका मतलब ये है कि ये इनकम्प्लीट आउटर मोस्ट शेल है, यानी ये स्टेबल नहीं है। इस तरह से स्ट्रक्चर है, लेकिन स्टेबल होना चाहते हैं ये, अच्छा यहाँ पर दे रहा है स्टेबल नहीं है, लेकिन ये स्टेबल होना चाहते हैं किसकी तरह, हीलियम की तरह, जिससे ये देख रहे हैं क्यों, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन देखकर इनको लालच हो रही है। इसलिए हमारे हाइड्रोजन क्या करेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्डिंग करेंगे, जिससे इनको भी 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, और इसी कोवेलेंट बॉन्डिंग के चलते यहाँ पर H2 की फॉर्म में रह पाएंगे। आगे बात आती है हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की, जो हमने लिया था वो क्या था, वो था आपके ऑक्सीजन का एग्जाम्पल, जिसमें हमने क्या देखा था कि एन ऑक्सीजन एटम हैज़ 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल एंड नीड 2 more इलेक्ट्रॉन टू इनकम्प्लीट इट्स ऑक्टेट। ऑक्सीजन एटम के अंदर हम क्या देखते हैं कि 6 इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट शेल में, और इसलिए इसको क्या चाहिए, इसीलिए इसको अगर 2 more इलेक्ट्रॉन मिल जाए तब ये क्या करेगा, तब ये अपने आउटर मोस्ट शेल की ऑक्टेट पूरी कर पाएगा, और ये भी अपने क्लास के टॉपर यानी नियॉन की तरह हो पाएगा, ठीक है। आगे कह रहा है कि इसलिए क्या होता है, इसलिए when 2 ऑक्सीजन एटम कम टुगेदर दे शेयर 2 इलेक्ट्रॉन ईच फॉर्मिंग अ डबल कोवैलेंट बॉन्ड, दिस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ 0 मॉलिक्यूल। मैंने आपको इसके बारे में बता भी दिया है, ठीक है। हमने देखा कि इस तरह से ऑक्सीजन के क्या है, इस तरह से हमने देखा कि ऑक्सीजन के पास ये जो उत्तरी, इस तरह से हमने देखा कि ऑक्सीजन के पास क्या है, ये 2 एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल है, ये जो 2 इनके पास हैं, आगे या पीछे भी आपके 4 हैं वो तो आपको पता ही है। तो ये जो 2 हैं इनको ये लोग क्या करते हैं, इसी तरह से शेयर कर लेते हैं और ये कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, जिससे 4 तो थे ही, साथ अब 4 और जुड़ जाते हैं, यानी ये अपने आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और जोड़कर नियॉन लाइक कॉन्फ़िगरेशन को पा लेते हैं, डबल कोवेलेंट बॉन्ड को दिखा देते हैं, डबल कोवेलेंट बॉन्ड का एक एग्जाम्पल बन जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आपको दिखा रखा है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 4 इलेक्ट्रॉन, ये कैसे इलेक्ट्रॉन है, ये आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है, ये आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है,
यानी ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जो कि क्या नहीं करते, जो कि कुछ काम नहीं करते, जो कि बस दूर खड़े होकर देखते रहते हैं। तो ये जो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 4 इसके पास 4 उसके पास। अब जो 2 बचे हुए हैं ये आपस में कोवेलेंट बॉन्डिंग करते हैं और जिसके फलस्वरूप O2 बनता है। ठीक है, आगे आता है आपके नाइट्रोजन का एग्जाम्पल। नाइट्रोजन के अंदर हम क्या देखते हैं, नाइट्रोजन के अंदर हम देखते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर है 7, है ना, और कहीं कहीं पर क्या करते हैं 5 भी लेते हैं। ठीक है, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, इसका एटॉमिक नंबर है 7। मैंने आपको गलत बताया था, हे, लेकिन आप क्या कर लेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते तुम लोग, विदाउट केवल अनसब्सक्राइब करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसको मत करना यार। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर कितना है नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। अब एटॉमिक नंबर मतलब इसके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन 7 ही होंगे। ठीक है, 7 ही होंगे। ठीक है, इसके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन 7 होंगे। लेकिन हमें तो मतलब है किससे, हमें तो मतलब है इसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो वो 5 है, वो मैंने आपको सही से बताई थी। इसका मतलब इसको भी क्या चाहिए, इसको भी 3 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, जिससे क्या बन सके, जिससे ये अपने क्लास के टॉपर नियॉन की तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर सके, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से है। इसके लिए क्या करता है, इसके लिए नाइट्रोजन इस तरह से, 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 इस तरह से बना लेता है। और बनाने के बाद क्या करता है, और बनाने के बाद ये इस तरह से कोवेलेंट बॉन्डिंग बना लेता है 3 की। और ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड को आप ट्राई कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड को आप ट्राई कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। आगे आपको बताया भी जाएगा कि यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर ये लोग ऐसे बना लेते हैं जिससे इसके अंदर भी इतने इलेक्ट्रॉन गिने जाने लगते हैं और इसके अंदर भी गिने जाने लगते हैं। तो इससे इसका भी क्या होता है, ये भी क्या होता है, ये भी N2 बन जाता है और ये भी N2 बन जाता है। ठीक है, इनको सबको क्या मिल जाती है, नियॉन लाइक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाती है। ठीक है, और ये क्या हो जाता है, ये N2 की मॉलिक्यूल बना लेता है। आगे बात आती है किसकी, अमोनिया की। ठीक है, अभी मैं थोड़ा देखता हूँ, उसके बाद हमें आपकी क्लास भी तो ख़त्म करनी है ना। ठीक है, इसके बाद बात आती है आपके अमोनिया की। अमोनिया के अंदर हम क्या देखते हैं, अमोनिया के अंदर हम देखते हैं कि ये कैसे बनाना है, इसको NH4 बनाना है ना, इसको NH4 बनाना है। तो अमोनिया के अंदर आप क्या देखते हैं कि जो नाइट्रोजन है हमारा, इसके कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, तो ये तो जन्म का प्यासा है, इसके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। और ये क्या करना चाहता है, ये क्या करना चाहता है, ये NH3 होता है, सॉरी वही तो मैं कहूँ, NH3 होता है। ये क्या करना चाहता है, हमें पता है कि ये जन्म से अपने क्लास के टॉपर नियॉन की तरह होना चाहता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8 को अटेन करना चाहता है। ऐसा करने के लिए क्या करेगा, ऐसा करने के लिए ऊपर इसने ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, ट्राई कोवलेंट बॉन्ड बनाया, लेकिन यहाँ पर क्या करेगा, ये यहाँ पर ये अदर एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करेगा, यानी ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा और इस तरह से इस तरह से ये ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनाकर यहाँ पर H को भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो आपका हाइड्रोजन है इसको भी कितने मिल गए, इसको भी 2-2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, इसको भी 2-2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, इसको भी 2-2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, यानी ये भी अपनी क्लास की टॉपर हीलियम की तरह हो गया और ये भी अपनी क्लास की टॉपर नियॉन की तरह हो गया। तो दोनों खुश हो गए और दोनों ने क्या किया, दोनों ने कंबाइन कर मॉलिक्यूल बनाया NH3 नाम का। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, अमोनिया में इस तरह से ये दोनों कनेक्ट हो जाते हैं और NH3 का निर्माण करते हैं। आगे अमोनिया में क्या कह रहा है, NH3 का निर्माण करते हैं, वही भाई बता तो दिया। ओनली आउटर मोस्ट सेल आर इन्वॉल्व इन द बॉन्डिंग। हाँ, ये जो मैंने आपको बताया उसी को बताने जा रहा है कि इसमें आप क्या देख रहे हैं, इसमें जो इसकी आउटर मोस्ट सेल है ना, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है इसके, यही बॉन्डिंग कर रहे हैं, जिसमें ये तो नहीं कर रहे हैं आपके, है ना, ये भी आउटर मोस्ट सेल में है लेकिन ये भी
बॉन्डिंग नहीं कर रहे हैं, तो इससे आप क्या कह सकते हैं, ये आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्यों? क्योंकि इनको करना चाहिए था, लेकिन ये टुकुर टुकुर देखते हो क्या, उसी तरह से ये भी टुकुर टुकुर देख रहे हैं और ये आपके क्या नहीं कर रहे, ये आपके रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। आगे आती है क्या आपकी, आगे आती है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। तो ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड को या तो हम लोग आगे क्लास में कवर करेंगे, हाँ मेरी ख्याल से आगे क्लास में कवर करना सही रहेगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अभी तक मैंने आपको क्या बता दिया है, जो सारा कॉन्सेप्चुअल ज्ञान था, जो सारा आपके लिए नया था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो आशा करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो धन्यवाद आप सभी का अभी तक इस वीडियो में बने रहने के लिए, इस लाइव क्लास में बने रहने के लिए। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग क्या कर रहे होंगे, जिसमें हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड को पढ़ रहे होंगे, कार्बन को थोड़ा और डीप में जाकर पढ़ रहे होंगे। और आज मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा मज़े से पढ़ाया, बहुत ही ज़्यादा आराम से पढ़ाया, मुझे बहुत मज़ा आया, आशा करता हूँ आपको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। तो चलिए ख़त्म करते हैं आज के इस लाइव क्लास को। तब तक पढ़ते रहिए, मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत 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 धन्यवाद।